हमारे टॉपिक का नाम क्या था? कॉकरोच में क्या शुरू है? कॉकरोच में क्या शुरू है? ये नहीं था वो एक्चुअली। कॉकरोच में लास्ट टाइम अपना क्या हुआ था? हेड हुआ था। एब्डोमेन नहीं हुआ था। थोरैक्स हुआ था। ओके। कॉकरोच में लास्ट टाइम सर थोरैक्स हुआ था और बचा था एब्डोमेन। बचा था सर वहां पे एब्डोमेन। चलो मेरी बात सुनो। बात है एब्डोमेन की। मैडम वाला है। बात है बेटा एब्डोमेन की। ऐसे क्यों कर रहा है ये? ये पैराग्राफ ओपन करो, इसकी डायग्राम बना के देता हूँ मैं आपको। तुम पहले ये सुनो कि कॉकरोच जो है वो फिलहाल मेल है कि फीमेल है। उसमें ये एब्डोमेन रहता है, सबसे लास्ट वाला पार्ट। सर कैसे? पहले हेड था, बाद में थोरैक्स था। थोरैक्स और सबसे लास्ट कौन है बेटा? एब्डोमेन। मैं किसकी बात करूं अभी? एब्डोमेन की बात करूं। तो पहले ये जान लो, इन एब्डोमेन देर आर 10 सेगमेंट्स। 10 सेगमेंट होते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेगमेंट है इसमें। मेल फीमेल के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं? 10। सबसे पहले इनमें रहते हैं 10 सेगमेंट। उसके बाद में उसका जो 10वां सेगमेंट है, 10th नंबर का सेगमेंट, ये 10th नंबर का सेगमेंट है। इस सेगमेंट से निकलता है एक ऐसे लाइन। इस लाइन को हम यहाँ पे नाम देते हैं बेटा एनल सरसाई। कौन है ये 10th नंबर का? एक प्रोजेक्शन जो बाहर निकला है धागा, और उसका काम है वाइब्रेशन को फील करवाना, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा रहता है। एनल सरसाई 10वें सेगमेंट पे रहता है, जमीन को टिक के रहता है ऐसे और फील करता है वाइब्रेशंस। मतलब कोई चल के आ रहा है, जब चलता है कोई तो वाइब्रेट होता है जमीन, उसको फील करवाता है। समझ में आया तुमको? जिसने वो एंटीना से फील करवाया था कोई आ रहा है, और इधर वो एनल सरसाई से फील करता है कोई आ रहा है। तो ये काम है उसका, इट फील द वाइब्रेशंस। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई सर। इतना क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना बोलो। हाँ। अब इमेजिन करो, ये एब्डोमेन फीमेल का है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। इन फीमेल व्हाट हैपन? ये जो एब्डोमेन है फीमेल का है। ये एब्डोमेन किसका है? अब फीमेल का एब्डोमेन है, तो उसमें चेंजेस क्या होंगे देख। सबसे पहली चीज, यहाँ नंबर लिखते हैं।
कुछ हुआ स्पीकर को। यहाँ नंबर लिखते हैं बेटा, नंबर का नाम है, ये 10 था, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है। एक बार नंबर देख लो, 7 8 9, बस 3 नंबर देख लो बेटा। कौन सा? 7 8 9 देखो। इसमें जो सातवां नंबर जो है, सातवां नंबर, हाँ, सातवां नंबर, ये सातवां नंबर का जो एरिया है ये ब्रॉड होता है, ये एरिया ब्रॉड होता है और ये बोट के समान होता है। मैं रिपीट करता हूं, सातवें नंबर का सेगमेंट किसके तरह है? बोट लाइक। सर बोट लाइक मतलब, बोट मतलब ऐसा, तो सातवें नंबर का सेगमेंट ऐसा होता है, दैट्स कॉल्ड एज बोट लाइक, सातवां ओनली। फिर उन्होंने ये कहा है आगे चल के, 8 और 9, 8 और 9, सर विच नंबर? 8 एंड 9, 8 एंड 9 नंबर, इनकी खासियत क्या है सर? एक्चुअली ये जो चेंबर है उसको बोलते हैं ब्रूड चेंबर, ब्रूड, इसका नाम है ब्रूड चेंबर। सर ब्रूड चेंबर मतलब जहां पे अंडे दिए जाते हैं, ब्रूड, जैसे हनी बीज में ब्रूड, जहां पे क्वीन अंडे देती है, तो ब्रूड चेंबर का मतलब जहां पे एग्स को क्रिएट किया जाता है, अंडे रखे जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? तो सातवें नंबर का जो चेंबर था वो कैसा था? और आठवें नंबर, आठवां और नौवां चेंबर का नाम क्या है? ब्रूड चेंबर, ऑल्सो कॉल्ड एज जीनाइटल पाउच। इतना तुम याद रखो, आईएमपी है। पहले डायग्राम बना लो तुम, उसमें 7 8 9 के बारे में लिख लो। तो सातवां सेगमेंट है बोट के समान, 8 9 को बोलते हैं ब्रूड चेंबर, मतलब जीनाइटल पाउच। हो गया ड्रॉ? हो गया ड्रॉ बेटा? तो कल से एक बात बताओ, कल मैंने आपको बोला था, फिर लाइट लगाना ही है, लाइट नहीं लगाया मैंने। ऊपर की बटन है, सबसे ऊपर की बटन, वो उस तरफ नहीं, तरफ, हाँ। ऊपर के एरिया और नीचे एरिया का नाम हमने लिखा था कल, कॉमनली कॉल्ड एज स्क्लेराइट्स, लेकिन था नाम, ऊपर के एरिया का नाम डॉर्सल टर्गम, नीचे का, नीचे का, अब मैं क्या बोला हूँ, नीचे का एरिया का नाम क्या है? स्टर्नम। मतलब अगर मैं 7 8 9 की बात करूँ, 7 8 9, ये 7 8 9 मुझे नीचे से देखने पड़ेंगे, नीचे का मतलब होता है स्टर्नम। सातवां आठवां नंबर जो होता है बेटा, ये तुमको कहाँ से देखना पड़ेगा? स्टर्नम से, मतलब नीचे वाले एरिया से देखना पड़ेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो 7 8 9,
ये नीचे से देखना पड़ेगा एब्डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम। ऊपर से दिखता नहीं है ये, 7 8 9 ऊपर से फील नहीं होता, 7 8 9 नीचे देखना पड़ता, दैट इज 7 8 9 स्टर्नम से दिखना पड़ता। हो गया लिखना इतना। आगे वाली बात सुनो, ये कौन सा चेम्बर है? इसी ब्रूड चेम्बर में और भी कुछ चीजें रहती है जो फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो होगा इनका, ओके, जब इनका टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन का तब बताऊंगा ये कौन कौन है। पहले चीज, 7 8 9 में कौन कौन रहता है सर? बेटा 7 8 9 में रहता है गोनोफोर, फीमेल गोनोपोर। कौन है बाद में बताऊंगा। स्पर्मेथिकल पोअर और कोलेटरल ग्लैंड, ये तीन चीजें पहले आप ध्यान में रखो, इसका मीनिंग मैं बाद में समझाऊं। और ये तीनों कहाँ रहते हैं? कौन कौन तीनों? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोअर, ये तीनों कहाँ रहते हैं? अब ये कौन है मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आया इतना? तो ये हो गया सर अबाउट दी फीमेल कॉकरोच। एक बार रिपीट कर बेटा अबाउट द फीमेल कॉकरोच के बारे में। 7वें नंबर का चेम्बर किसकी तरह था? बोट शेप। 8वां 9वां चेम्बर किस क्या था? ब्रूड चेम्बर ऑल्सो कॉल्ड एज। और ये कहाँ से देखना पड़ता है, ऊपर से कि नीचे से? मतलब स्टर्नम। उसके बाद में बात करते हैं मेल की। मेल एब्डोमेन, ये है मेल एब्डोमेन। इसमें याद रखो अभी, मेल एब्डोमेन में भी सेम केस है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10, ये 10 चेम्बर हो गए। ये 10वां, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6। इन्होंने क्या बोला सर? इन्होंने सीधी सी बात बोली है हमें कि इसका 9वां और 10वां, आप 9वां 10वां चेम्बर देखो। 9वां और 10वां चेम्बर की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज करेंगे आपको वो। इसका आप 9th और 10th नंबर का चेम्बर देखो, वो भी कौन सी जगह से? स्टर्नम की टर्गा। ये टर्गा की बात कर रहे हैं, कहाँ से? मतलब वो ऊपरी हिस्से से बात कर रहे हैं। ऊपर के एरिया का नाम क्या डॉर्सल से? ऊपर के एरिया का नाम क्या था? टर्गम था ना। और नीचे का? तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टर्गम की। किसकी बात कर रहा हूँ? ऊपरी हिस्से की। मैं डॉर्सल की बात कर रहा हूँ। जगह है वहां पे। तो इन्होंने ये बोला है कि इनका जो जिनेटल पाउच होता है, कौन सा पाउच? जिनेटल पाउच का मतलब होता है बेटा जहां पे स्पर्म बनेंगे। व्हाट इज जिनेटल पाउच? जिनेटल पाउच का मतलब है जहां पे स्पर्म बनेंगे, जहां पे उनका टेस्टिस होगा, वो उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनेटल पाउच कहाँ पे है सर? वो होता है 9वें और 10वें एरिया में। विच सेगमेंट? तो तुम ये याद रखो, 9वें 10वें सेगमेंट में कौन सा पाउच? 9वें 10वें सेगमेंट में कौन सा पाउच? जिनेटल पाउच, मतलब जहां पे स्पर्म बनेंगे। बराबर है? ठीक है सर। और ये 9वां 10वां जो चेम्बर होता है बेटा, ये विच साइड है? डॉर्सल की वेंट्रल? डॉर्सल। टर्गा बोला ना तुमने? क्या बोला? टर्गा, डॉर्सल। ठीक है सर, आगे। एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, मतलब इन्होंने ऐसा बोला है, सुनो मेरी बात। डॉर्सली 9वां और 10वां चेम्बर लगता है, और वेंट्रली ओनली 9वां चेम्बर लगता है, ऐसा इन्होंने हमसे बात किया। डॉर्सली विच चेम्बर, वेंट्रली विच चेम्बर? यहाँ पे रहता है जिनेटल पाउच। यहाँ क्या रहता है? रिपीट करो, ये कंफ्यूजिंग है। डॉर्सली विच चेम्बर और वेंट्रली विच चेम्बर? यहाँ रहता है जिनेटल पाउच, लिख लो इसे।
हो गया लिखना ये लिखना पड़ेगा 9 + 10, 9 10 और ये 9, ये लिखो बोला मैंने। तो जब तुम फीमेल कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे तो वो एब्डोमेन याद रखना कौन से नंबर का था, उधर कौन से नंबर का, 7 8 9, क्या नंबर था, इधर कौन सा है, 9 10, 9 10। अब इन्होंने ये बोला है कि जिनेटल पाउच जो है, जिनेटल पाउच, इसमें भी 3 बातें आती हैं। इस जिनेटल पाउच में 3 बातें आती है सर, कौन सा, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जिनेटल पोअर एंड गोनेपोफाइसिस। अब डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जिनेटल पोअर, ये मैं बताऊंगा आपको रिप्रोडक्शन के वक्त। गोनेपोफाइसिस को हम एक्चुअली बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था हमने एक्सटर्नल जेनिटालिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यू नो दैट, वैसे। तो गोनेपोफाइसिस जो होता है इज नथिंग बट इट्स एक्सटर्नल जेनिटालिया होता है, जो हमें दिखता है। ठीक है, तो ये 3 बातें सर, कौन सी 3 बातें, ये पहली बात, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात। बेटा ये तीनों कहाँ मिलने वाले हैं, जो कौन से नंबर में है, तो ऊपर से देखा तो और बिलो से देखा तो, बस इतना याद रखो। ठीक है सर, ओके। लास्ट, इसका जो 9वां नंबर है, 9th नंबर, 9th नंबर को देखो जरा। इसका जो 9वां नंबर है, 9th नंबर, इस 9th नंबर से एक धागा निकलता है, मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं उससे, और इस धागे का नाम होता है एनल स्टाइल। क्या नाम है धागे का, एनल स्टाइल, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में है। और ये जो शुरू है ये मेल का ही टॉपिक है, ये एब्डोमेन मेल का है, 9 10th नंबर मेल का है, जिनेटल पाउच का नंबर। और 90 नंबर से कौन निकला, और वो सिर्फ मेल में होता है, वो कॉपुलेशन के वक्त काम आता है, कॉपुलेशन के वक्त इसका काम आता है। ये डायग्राम अगर आपने बनाई है तो लिख लो उसे। एनल स्टाइल याद रखो बेटा। हो गया लिखना। मैं एक बार इसको ऐसे रिपीट करूंगा कंपैरिजन के हिसाब से। ये है एब्डोमेन अबाउट फीमेल, ये है एब्डोमेन अबाउट मेल। फीमेल में जिनाइटल पाउच कहाँ था, ये 10वां नंबर, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6। फीमेल में जिनाइटल पाउच कहाँ था, यहाँ पे था जिनाइटल पाउच, जहाँ पे एग्स वगैरह जमा रहते हैं। और फीमेल में ये रहता है एनल सरसाई, क्या रहता, ये क्लियर है। अबाउट द मेल एब्डोमेन, मेल एब्डोमेन में जिनाइटल पाउच कहाँ था, एग्जैक्टली यही तो थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है। ये था सर जिनाइटल पाउच। और मेल में 2 बातें सर, कौन कौन सी,
कलर देखना बेटा, ग्रीन कलर में मैं क्या ड्रॉ करूं, ग्रीन कलर में क्या ड्रॉ करूं, जो वाइब्रेशन को फील करवाता है। मैंने बोला था लास्ट टाइम, कोई आ रहा है बंदा, उसको फील करता है, ये जमीन से टिका रहता। और दूसरा रहता बेटा ये वाला बंदा, ये सिर्फ मेल में रहता। और इसका मैंने अभी अभी नाम बताया था, क्या बोला था, एनल स्टाइल। और इसका काम है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। समझ में आया तुमको? यही डिफरेंस आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। ये डिफरेंस को याद रखो, एनल स्टाइल किस में है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनल सरसाई? फील द वाइब्रेशन, कोई आ रहा है उसको पहचानता है वो। व्हाट इज फंक्शन ऑफ एनल स्टाइल? ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ओके, क्योंकि वो सिर्फ मेल में रहता है। ओके सर, बात समझ में आ गई। यहाँ पे आपका कॉकरोच का मॉर्फोलॉजी खत्म हुआ, मॉर्फो खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम एनाटॉमी की। लेट्स स्टार्ट इट अबाउट एनाटॉमी। ये बार बार पढ़ते रहो बेटा इस पैराग्राफ को, देख लो ऐसे होता है ये। आप कॉकरोच को नीचे की तरफ से देख रहे हो, या सेगमेंट रहते हैं ऐसे, ये सेगमेंट्स है सब। एक बार इस डिफरेंस को पढ़ लो, कितना समझ में आता है, अब देख लो आप। और क्या ना समझा वो पूछो। पहला क्वेश्चन, मेल बड़ा रहता है कि फीमेल? साइज के हिसाब से मेल बड़ा रहते हैं। दूसरा, किसके पंख ज्यादा रहते हैं कि जो बॉडी को ढक सकता है? कौन से पंख बेटा? दो तरह के पंख थे, एक उड़ने वाले, एक ढकने वाले। फोर विंग्स। कौन से विंग? तो फोर विंग्स मेल में लंबे रहते हैं ताकि पूरे बॉडी को ढक सके। एब्डोमेन किसका ब्रॉड रहता है? एब्डोमेन फीमेल, क्योंकि वहां पे अंडे देने होते हैं इसलिए वो ब्रॉड रहता है एब्डोमेन। एनल स्टाइल किसमें है? और लास्ट, ब्रूड पाउच। इसमें ब्रूड पाउच, ब्रूड का मतलब जहाँ अंडे देते हैं, और मेल में अंडे की बात आती नहीं है ना। अंडे की बात कहाँ आती है? फीमेल में। तो ब्रूड पाउच कहाँ रहेगा? और मेल में वही पाउच क्या रहेगा? अपसेंट। क्योंकि ब्रूड पाउच का सेकंड नाम क्या है? उस जगह जहाँ पे अंडे दिए जाते हैं। हनी बीज पढ़ते वक्त वहां पे एक चेम्बर था, ब्रूड चेम्बर। हनी बी का घर तुमने देखा है? हाउस बोलते हैं उसको, बी हाउस, मतलब उसका घर। वहां पे एक अलग से रूम रहता है, उसको बोलते हैं ब्रूड चेम्बर, जहाँ पे क्वीन रहती है और वो वहां पे अंडे देती है। क्योंकि आपको पता है हनी बी में बाकी फीमेल अंडे दे नहीं सकती, वो स्टेराइल रहती है। और क्वीन क्या रहती है? फर्टाइल। ये पढ़ा है तुमने? था सिलेबस में? था ये सिलेबस में? चलो, बात करते हैं बेटा फर्स्ट सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं सर टॉपिक को। टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सिस्टम है कौन, ये कैसी होती है। तो इस सिस्टम के बेटा तीन पार्ट आते हैं। एक होता है फोअर गट, एक होता है मिड गट, एक होता है हाइंड गट। ऐसे तीन इसमें इसको डिवाइड किया जाता है। कितने गट है? फोअर गट, मिड गट, हाइंड गट। ऐसे तीन गट है इसमें।
तो हर गट की अपनी एक कहानी है, समझाते हैं ये कौन कौन है क्या क्या है। तो ठीक है, ओके। पहले जरा इस तस्वीर को देखो, बाद में मैं समझा के दूं आप। मैं कुछ लेबलिंग करूंगा नामों को, वो बराबर सुनना बेटा। ये कॉकरोच की बॉडी है, उसके अंदर ये जो पोर्शन तुमको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये उसका है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये उसका है डाइजेस्टिव सिस्टम जो बाहर निकाला गया पढ़ने के लिए, अदरवाइज वो अंदर रहता। तुम देख रहे हो सर ऐसा कैसा हो गया, बाहर निकल गया। नहीं, वो अंदर ही रहता है, समझाने के लिए उसको बाहर निकाला गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेटा वन बाय वन, ये पहला पोर्शन है माउथ का, दूसरा है फेरिंग्स का, हाँ, तीसरा है यहाँ पे ओएसोफेगस का, चौथा है इधर क्रॉप का, और पांचवा है गिजार्ड्स का। तो ये जो ब्लैक कलर के नंबर दिए मैंने, उसको फोर गट बोलते, क्या बोलते? एक बार देख लो, क्योंकि लिखना है हमें उसके बारे में। फोर गट में कौन कौन आता देख लो। पहले माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड्स। चलो बताओ फिर, फोर गट में कौन कौन आता? पहले कौन था, उसके बाद, उसके बाद ये ट्यूब है, उसके बाद लास्ट। पहले आप इनकी कहानी सुन लो। इनमें सबसे आईएमपी है क्रॉप और गिजार्ड। सबसे आईएमपी कौन? हाँ चलो मेरी बात सुनो। कॉकरोच का माउथ के बारे में कल मैंने बताया था। इसका माउथ रहता है बाइटिंग एंड चेविंग के प्रकार, चेविंग टाइप में आता। समझे? बाइट और क्या करेगा, चेव करेगा। तो उसने कोई खाना खा लिया, दैट इज माउथ, खाना माउथ में गया, गया सर। और कॉकरोच क्या रहते हैं, ओमनिवर्स रहते हैं, कार्निवर्स रहते हैं कि हर्बिवर्स, कुछ भी खा लेते हैं वो। तुमने रात में क्या खाना खाया वो सब खा लेते, वो मना नहीं करते, कुछ भी खा लेते वो। तुम्हारे जैसे नहीं है कि यही सब्जी होना मुझे, वो कुछ भी खा लेगा बेटा, इसलिए वो जिंदा रहता है। तो उसने खाना खाया, माउथ में खाना गया, उसके बाद खाना, माउथ में उसकी टंग थी। टंग का नाम क्या था, कल बोला था मैंने, टंग, हाइपोफेरिंग्स, क्या नाम था? वहां से खाने को वो इनगल्फ करेगा, खाना खाएगा, अंदर पुश करेगा खाने को, गया खाना यहाँ पे। खाना कहाँ पे आया, वहां से खाना, मतलब खाना पाइपलाइन में आ चुका है, वहां से खाना कहाँ आता है, क्रॉप। जरा इसके बारे में बताओ, ये है क्या, क्रॉप है क्या? ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना दूं, यहाँ पे देख लो बेटा। तो मैंने बोला पहले माउथ का एरिया आता है सर, उसके बाद में छोटा सा फेरिंग्स का एरिया, एक पाइपलाइन एसोफेगस, और यहाँ पे एक फुला हुआ एरिया होता है, उसको क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप को हम दूसरी भाषा में स्टमक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जहाँ पे जो भी खाना आता है वो जमा रहता है, यहाँ पे खाने को जमा किया जाता है, इसका मेन काम है स्टोवर्ड द फूड। मेन काम क्या है उसका, याद रखो, क्रॉप का मेन काम क्या है, और ये लार्ज साइज का होता है। ये दो बातें याद रखो क्रॉप के बारे में, पहली बात लार्ज इन साइज, दूसरी बात स्टोवर्ड द फूड। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं गिजार्ड, क्या बोलते हैं? इसकी अलग एक कहानी है, गिजार्ड्स। गिजार्ड्स में कंसेप्ट क्या है सुनो। गिजार्ड में रहती है बेटा दो लेयर्स, गिजार्ड में रहती है दो लेयर, तुम देख सकते हो। ऊपर के एक व्हाइट कलर की लेयर है, और नीचे ग्रीन कलर की लेयर है। ऐसी दो लेयर्स रहती है यहाँ पे। ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ना, ये कांटों के समान होती है ऐसे, ये कांटों के समान होती है, ऐसे दांतों के समान। और ये जो तुमको दिख रहा है, एक्चुअली ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड्स के अंदर। और सर काम क्या है इसका, जो खाना यहाँ पे रखा हुआ है, फूड, ये सीधा फूड कहाँ पे आएगा बेटा, और इस फूड को क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा।
क्या किया जाएगा, उसको बोलते हैं ग्राइंडिंग करना, क्या बोलते हैं। हाँ, तो गिजार्ड जो रहता है इसका मेन काम है चर्न द फूड, फूड को चबा लो, फूड को चबा लो, ठीक है। इसकी जो बाहर की लेयर थी ये सर्कुलर मसल थी, ये सर्कुलर मसल्स है, और इसके भीतर जो है ये वाला, ये एक्चुअली काइटिनस टीथ है बेटा। क्या है ये, हाँ, ये है काइटिन से बने हुए टीथ, और ये 6 नंबर में होते हैं, लगभग ये 6 होते हैं। ये काइटिनस टीथ होते हैं बेटा, ये इनका नंबर 6 है। मैंने कितना ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ये कितने नंबर में है बेटा, 6 नंबर में है। पहले तुम इतना लिख लो क्रॉप और गिजार्ड के बारे में। गिजार्ड का और एक नाम है प्रो वेंट्रिक्यूलस। तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्रॉप और गिजार्ड जरूर पढ़ना। हो गया लिखना। ये कौन था बेटा, माउथ, ये फेरिंग्स, ये ओएसोफेगस। वो याद रखो, ऊपर की मसल का नाम क्या है, सर्कुलर, और अंदर कौन है बेटा, काइटिन से बने टीथ। कितने हैं वो, 6। हमें कितने टीथ है, 32 ही है क्या, मतलब कोई टीथ गिरा नहीं अब तक, तुम्हारा सेफ है सब, ओके, अच्छा है। उधर बैनर दिखाई दिए, ऑन द रोड, कल ही लगाए थे। मतलब वो ब्रिज खत्म होता है वहां से लगभग पैराडाइज कॉलोनी तक लगाए उन्होंने। हाँ, ठीक है। हाँ, कॉलोनी के बोर्ड गायब हो गए। ये हो गया लिखना। चलो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट बात सुनो मेरी, बेटा नेक्स्ट बात सुनो। तो सर यहां तक आया था फोअर गट, ये फोअर गट है सर। अब मेरी बात सुनना, अब आता है मिड गट। मिड गट, मिड गट ऐसे होगा, वी कॉल इट अ मिड गट। इसके बारे में क्या खबर है, सुन लो क्या खबर है। इससे पहली चीज तो बोलना मिड गट। इसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये कौन सा गट था, फोअर गट। फोअर गट के बारे में सुन लीजिएगा। फोअर गट कहाँ से कहाँ रहता है पता है ना, माउथ से लेके गिजार्ड तक। और एक चीज, फोअर गट है माउथ से लेके गिजार्ड तक, और एक चीज,
पूरे फोर गट को लाइन बाय क्यूटिकल, लाइन बाय फोर गट के अंदर पूरी कौन सी लाइन बनी थी? क्यूटिकल की, वो टीथ वाली, लेकिन खतरनाक गिजार्ड था उसमें। सर इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है चर्न द फूड। इसका मेन काम क्या है? खाने को चबाओ, खाने को चबाओ। अब आता है किसका वक्त? मिडगट का मेन काम क्या है? बाकी कुछ मत याद रखो, सब भूल जाओ, बस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। अब यहाँ मैं कुछ चीजें ड्रॉ करूँ, वो समझ लो। यहाँ बिटवीन फोर गट एंड फोर गट एंड यहाँ पे कुछ रहता है, बताना कौन है ये। इसका नाम क्या है बेटा? हिपैटिक सिक्का। हिपैटिक सिक्का उसका नाम है। सर क्या कर रहा है ये? बेटा पहले में चीज बताओ, हिपैटिक सिक्का, हिपैटिक मतलब लीवर से बिलोंग करता है, तो इसका मेन काम है टू सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, टू सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। इसका मेन काम है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करो, ताकि वहां पे डाइजेशन हो सके, ताकि वहां पे डाइजेशन हो सके। तो हिपैटिक सिक्का को याद रखो बेटा, एक ऐसा यू नो दैट ट्यूब्स है जो बनाते हैं डाइजेस्टिव जूस। मैंने कितने ड्रॉ किए? 6। ये होते हैं 6 से 8 नंबर में। दिख रहा है सर? आपने 6 ड्रॉ किए यहाँ पे। तो हिपैटिक सिक्का किसके बीच में है? कितने नंबर में है? क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहे हैं ना, उससे क्या होगा? डाइजेस्ट। बस इतना याद रखो। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वही लिख के दे रहा हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें मत पढ़ना। जो लिख के दिया है, जो बताया, वही पढ़ो। हो गया लिखना? आगे बात करें। हाँ, लास्ट देख लो बेटा, लास्ट देख लो। लास्ट देखो, यहां से, यहां से ये क्या है सर? इसको बोलते हैं हाइंड गट। क्या नाम है? हाइंड गट। क्या बोलते हैं? हाइंड गट। हाइंड गट में जैसे मैं बोलूँ, ये इंटेस्टाइन का एरिया है। बेटा कौन सा एरिया है वो? इंटेस्टाइन का एरिया है। इंटेस्टाइन में इस एरिया का नाम है इलियम। नाम सुना है कहीं? ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम। ड्यूडेनम, इलियम। तो ये कौन सा एरिया? इलियम। उसके बाद ये एरिया है कोलॉन। कोलॉन मोस्टली बिलोंग करता है लार्ज इंटेस्टाइन से। याद है क्या? कोलॉन बिलोंग्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन। खत्म। इसका मेन काम क्या है सर? बेटा इसका मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इसका मेन काम है पानी और नमक को एब्जॉर्ब करो।
पानी और नमक को एब्जॉर्ब करो। ये था हाइंड गट। हो गया लिखना? हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट। बेटा इधर ध्यान दे। ये कौन सा गट? ये कौन सा गट? इनके बीच में रहते हैं ढेर सारे ट्यूब्स, और इनका नंबर काफी ज्यादा है, और इस ट्यूब का नाम होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। इनका नाम है माल्फिजियन ट्यूब्यूल। और सर इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है एक्सक्रीशन। ये मैं किडनी के वक्त पढ़ाऊंगा आपको, मतलब ये टॉपिक अलग से है, एक्सक्रीशन करके तब पढ़ाऊंगा। इसका मेन काम क्या है? एक्सक्रीशन। और ये क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिक एसिड। व्हाट इट एक्सक्रीट? यूरिक एसिड वो रिलीज करेगा। यूरिक एसिड को हमने क्या नाम दिया था? वो जो यूरिक एसिड रिलीज करता है क्या बोलते हैं उसको? यूरियो की यूरिको? यूरिकोटेलिज्म उसमें आता है ये, यूरिकोटेलिज्म या यूरिकोटेलिक। हाँ लिख लो बेटा। ये रहते हैं सर 100 से 150 नंबर में। ये रहते हैं 100 से 150 नंबर में। लिखना हो गया आपका? थोड़ा इसमें करेक्शन कीजिएगा। करेक्शन मतलब इधर इधर। इंटेंशन में कौन सा है बेटा? इलियम। इलियम के बाद एक लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, या जगह नहीं थी। कोलॉन को थोड़ा हल्का सा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये कोलॉन है। कोलॉन के बाद एक फुला हुआ एरिया मिलता है, और एक वापस से एरिया मिलता है। पता है इस फुला हुए एरिया का नाम रेक्टम होता है। नाम सुना है रेक्टम? तो फुला हुआ एरिया जहाँ पे खाना कुछ पल के लिए जमा रहता है रिलीज के पहले, नाम क्या इसका? और ये रहता है एनस। थोड़ा वहां पे मॉडिफिकेशन करो। इंटेस्टाइन में इलियम, कोलॉन, रेक्टम, एनस। तो इलियम, कोलॉन, रेक्टम, एनस ऐसे होता है वहां पे। हो गया लिखना? क्लियर है? आगे बात करें? ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? फोर गट, मिड गट, हैंड गट में? एक बार डायग्राम देख लो आप सभी। देखो बेटा, तो खाना पहले माउथ में आया था, माउथ से वो गया ओइसोफेगस में, वहां से खाना कहाँ जमा रहा? सबसे लार्जेस्ट क्रॉप होता है, सबसे लार्जेस्ट। फिर खाना कहाँ चबाया गया? फिर हिपेटिक सिका मतलब कौन है? जहाँ पे डाइजेस्टिव जूस बनता है। फिर कहाँ पे आया बेटा खाना? मिड गट। मिड गट ऑल्सो कॉल्ड एज मेसेंट्रॉन। फिर आया खाना वहां से इस तरफ, यहाँ पे पता है कौन सा ट्यूब्यूल है? माल्फिजियन। फिर खाना आता है इलियम में, कोलॉन में, और जो एक्सक्रीटा है वो रिलीज होता है। ठीक है? ओके। दो बातें याद रखो। व्हाट इज फंक्शन ऑफ क्रॉप? फंक्शन ऑफ गिजार्ड? हाँ, चर्निंग द फूड। कितने कितने दांत थे? कैसे बने थे? काइटिन से।
हेपेटिक सिका का मेन काम क्या है? टू रिलीज द डाइजेस्टिव। और किसके बीच में हेपेटिक सिका? फोरगट और मिडगट के बीच में, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ मिडगट लिख के दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसके बाद में माल्फिजन ट्यूबुल का मेन काम क्या है? व्हाट इट एक्सक्रीट? यूरिक एसिड। खत्म। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। हिपैटिक का सेकंड नाम गैस्ट्रिक सिका भी होता है, वो पढ़ लेना बराबर। माल्फिजन ट्यूबुल कितने थे? 100 से 150। हिपैटिक सिका कितना था? 6 से 8। ठीक है। सर्कुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसका एक्सक्रीशन। पहले हम इसका पढ़ेंगे एक्सक्रीशन और देन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, क्योंकि माल्फिजन ट्यूबुल की अभी बात हुआ था इसलिए। तो आपका हेडलाइन है बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका हेडलाइन है एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें मेन ऑर्गन कौन है सर जो रिलीज करेगा यूरिक एसिड को? माल्फिजियन ट्यूब्यूल है। नंबर कितने थे? और एक चीज याद रखो, ये ट्यूब्यूल ऐसे होते हैं, ऐसे, मतलब एक जगह से ओपन एक जगह से बंद, एक जगह से ओपन एक जगह से, इसलिए इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं। एनसीईआरटी का वर्ड है ये, ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक का मतलब ये जो ट्यूब है एक तरफ से बंद है और एक तरफ से ओपन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लाइंड सैक। याद रखना। बताओ किसके बीच में था? मिडगट एंड इसके बीच में था ना ये? हाँ सर, इसके बीच में था। इसका काम क्या है सुनो, इसका काम क्या है? रिलीज यूरिक एसिड। इसका काम है रिलीज यूरिक एसिड्स। अब वो कैसे करता है जरा मैं आपको बता दूं, ये कैसे रिलीज यूरिक एसिड रिलीज करता है। जरा मेरी बात को अच्छे से समझ लेना तुम। देखना बेटा, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर। ये लिखना हो गया तुम्हारा तीनों पॉइंट सही में? डायग्राम ड्रॉ करो अभी। देखो ये कौन सा गट था? मिड गट। यहाँ पे वो ट्यूब था बड़ा सा, माल्फिजियन ट्यूबल था ना यहाँ पे। उसके बाद में ये कौन सा गट? डायग्राम ऐसी थी ना वो? हाँ, इधर से भी था ऐसा सर। ओके, मतलब ये आपके माल्फिजियन ट्यूबल। पहली चीज, माल्फिजियन ट्यूबल जो रहता है बेटा, इनको ध्यान से याद रखना, ये रहते हैं ग्लैंडुलर सिलिएटेड। दे आर ग्लैंडुलर सिलिएटेड। तो इनका एक्चुअली जो नेचर है वो याद रखना। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है सर? दे आर ग्लैंडुलर सिलिएटेड। पहली चीज समझ में आ गई हमें। दूसरी चीज, तुमको पता है इस जिस जगह पे है उसके आजू बाजू में पूरा खून फैला हुआ है। कॉकरोच में ब्लड वेसल होती है क्या? कॉकरोच में ब्लड वेसल होती है क्या? तो कॉकरोच में क्या रहता है? ओपन सिस्टम। क्या रहता? सर्कुलेशन क्या रहता? मतलब ब्लड वेसल नहीं है, पूरे शरीर में खून फैला हुआ है, पाइपलाइन ही नहीं है, पूरा शरीर में खून फैला हुआ है। इस फैले हुए खून का नाम है हीमोलिम। क्या नाम है? बेटा इस खून का नाम क्या है? इसमें ये माल्फिजन ट्यूबुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में नहीं है सर्कुलेशन, मतलब ये ब्लड वेसल का। उसके बाद में ये रहा इनका कोई सेल, इनका कोई सेल रहा बेटा ये।
ये सेल है उनका। अब सेल वाले चीज ने क्या बनाया, सेल ने क्या बनाया सर, सेल ने बनाया नाइट्रोजन, क्या बनाया, और पता है नाइट्रोजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। हाँ, हाँ अमोनिया वगैरह, लेकिन वो थोड़ा डीप नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना ही बोल दूंगा, उसने बनाया नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, क्या बनाया, और पता है तीन तरह के नाइट्रोजन प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और, तो उसने नाइट्रोजन बनाया, रिलीज कर दिया टिश्यू में, और वो जब नाइट्रोजन नीचे आया बेटा इधर, तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में आया, कौन से फॉर्म में, तुम बस इतना याद रखो, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा कुछ भी। तो उसने जो भी माल्फिजन ट्यूबल में आया वो कौन आया, फिर ये यूरिक एसिड यहाँ से आया सीधा यहाँ पे, और यहाँ से गेट आउट, समझा आपको। तो टिश्यू से कौन आया इधर, नाइट्रोजन, वो किस में कन्वर्ट हुआ, यूरिक एसिड कहाँ जमा हुआ, ये कौन है, हाँ, फिर वहां से यूरिक एसिड सीधा कहाँ से, हाइंड गट से बाहर। इज दैट क्लियर, समझ लो, इसे बना लो। हो गया लिखना, हो गया लिखना, चलो नेक्स्ट। इनके अलावा इनमें क्या रहता है सर, बेटा इनके अलावा कुछ ग्लैंड्स है, उनके नाम लिख लो, एनसीईआरटी से ही लिख लेना। ये हो गया इतना। इनके अलावा इनके होता है फैट बॉडी, इनमें होता है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड। मतलब माल्फिजन ट्यूबिल के अलावा कुछ है क्या सर, हाँ है ना, तीन चीजें, कौन कौन सी, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड, ये तीन चीजें होती है बेटा इनमें, माल्फिजन ट्यूबिल के अलावा। मतलब पूरे इसमें चार चीजें हो गई ना, पहले कौन, माल्फिजन ट्यूब्यूल, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, वेरी गुड। ये कॉकरोच जो है यूरिक एसिड निकालता है, इसका मतलब ये कौन सा एनिमल है, यूरिकोटेलिक है। तुम एक काम करो, वो जो है यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड वो होता है ओनली मेल में, लिखो ओनली इन मेल। तुमने ऐसा लिखा था कि यूरिकोज ग्लैंड ये होता है ओनली इन मेल, यूरिकोज ग्लैंड फीमेल में नहीं होता, इट फाउंड ओनली इन मेल।
यूरिकोज ग्लैंड फाउंड ओनली इन मेल। समझा आपको इतना? केस क्या चाहिए? ओके सर। आप नेक्स्ट टॉपिक ओपन करो, रेस्पिरेशन। बाद में हम पेपर चेक करेंगे कल का, मतलब जो लास्ट टाइम हुआ वो। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। सुनो बेटा, ये रेस्पिरेशन है क्या चीज? क्या किसी कॉकरोच को लंग्स होता है? कॉकरोच को लंग्स है? कॉकरोच की बॉडी ऐसी है ना कि उसको तुम कट भी करना थोड़ा जिंदा रहेगा वो, क्योंकि उसका हर चेम्बर में सिस्टम लगा हुआ है। मतलब उसके हर चेम्बर में लंग्स की सुविधा है, उसके हर चेम्बर में हवा आती जाती है, कि वो लंग्स पे डिपेंड नहीं है। उसका हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने बोला, उसके हर सेगमेंट में हवा आने के लिए रास्ता है। तुमने अगर इसका ये सेगमेंट कट किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से हवा आ रही है। ये कट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से हवा आ रही है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कैसा, ये कट हुआ तो फर्क पड़ता है, ये है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी अलग ही सिस्टम है बेटा। इसके हर चेम्बर में, जैसे कि हम बोलते हैं अपना ये रहता है सिटी बस, सिटी बस में हर चेयर पे ये रहती है, खिड़की रहती है। वो बाजू पे डिपेंड नहीं रहता भाई खिड़की खोल तू, है ना, वो उसको खुद की खिड़की रहती है उसकी। ऐसे ही कॉकरोच का है, उसकी खुद की खिड़की है, यहाँ से हवा आना जाना करती है। और उस खिड़की का नाम होता है यहाँ पे स्पिरेकल्स। अब ये कौन है समझाते हैं, पहले मैं कुछ टिक करूं यहाँ पे, स्पिरेकल्स। उसके बाद में ट्रकियल ट्यूब्स। फिलहाल लिखो मत कुछ भी, कि मैं सब नाम एक्सप्लेन करके दूंगा। तो सर डायग्राम क्या बनाना है अपने को? पहले डायग्राम सुन ले तुम। ये है कॉकरोच का बॉडी, या उसके सेगमेंट्स। जैसे मैंने बोला, हर चेयर पे खिड़की है, वैसे यहाँ पे है, जहां जहां इसका सेगमेंट है वहां खिड़की है। ये खिड़की है बेटा, जितने चेम्बर है उतनी खिड़कियां है। और एक खिड़की का एक ही काम है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ऐसे ट्यूब्स है बेटा ये। इनका काम क्या है? इनका काम है यहाँ से हवा, यहाँ से हवा अंदर लाओ। तो हवा अंदर आ चुकी है बेटा। हवा कहाँ आ चुकी है? शरीर के अंदर। और उसी हवा से O2 CO2, पता है आपको क्या होगा? समझ रहे ना? तो हवा कहाँ से आ रही है? खिड़की से। इस खिड़की का नाम है स्पिरेकल्स। क्या नाम है? क्या नाम है? स्पिरेकल मतलब ये खिड़की। जैसे ये खिड़की, इसका नाम स्पिरेकल है। और ये कॉकरोच की बॉडी है, अंदर की बॉडी है। हम सब सेल है। कौन है हम? तो स्पिरेकल मतलब खिड़की। खिड़की से क्या आ रहा है? हवा। और ये हवा डायरेक्ट मैं सेल हूं, मुझे मिल रहा है। ऐसा होता है इनमें। ठीक है। तो स्पिरेकल से हवा अंदर आती है और हवा फैलती है कॉकरोच के शरीर में, उस सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब O2 CO2 का खेल है वहां। ओके। अब मैं वही डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखो क्या कंसेप्ट है। तो इस खिड़की का नाम है सर स्पिरेकल्स। पहले आप ये डायग्राम बना लो पहले छोटी सी, बाद में बड़ी डायग्राम बना के देता हूं मैं। ये स्पिरेकल है कितने सर? ये होती है 10 पेयर। 10 पेयर में रहती है ये रहती है 10 पेयर में।
हो गया बेटा। चलो ध्यान दो इधर अभी। देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूं। यहां मैं ड्रॉ करूंगा स्पिरेकल्स। ये ऐसा रहेगा। तो ये जो है होल, इसका नाम है स्पिरेकल्स। और ये रहता है शरीर के लैटरली। समझे ना, लैटरली मतलब आजू बाजू में, लैटरल रहेगा। ये कहाँ रहता है सर? लैटरली ऑन वॉल, लैटरली ऑन वॉल। कॉकरोच के वो जो वॉल है उसके ऊपर लैटरल रहता है। कितने रहते हैं सर? ये 10 पेयर। कितनी होती है? 10 पेयर। इसको यहाँ पे लेता है गेट। यहाँ पे गेट रहेगा। इस गेट का नाम है, पता है, जितने भी गेट है बायो में उसको स्पिंक्टर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? याद है ना, स्पिंक्टर्स। हाँ, तो ये है स्पिंक्टर्स। यू नो बाइकस्पाइड, ट्राइकस्पाइड, कौन से पता है? बाइकस्पाइड, ट्राइकस्पाइड नाम सुने हैं? वॉल्स, वो एक तरह का स्पिंक्टर ही है। ठीक है, हाँ। तो स्पिंक्टर्स। उसके बाद में इस ट्यूब का नाम है ट्रकियल ट्यूब्स। इसका नाम है ट्रकियल ट्यूब्स। और ये दिख रहा है फिंगर लाइक, ये होता है ट्रकियोल्स। क्या नाम बेटा इसका? ट्रकियोल्स। तो सबसे पहले आप बताइए, हवा की एंट्री इससे होगी। ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, बाहर है ये। हवा पहले कहाँ आएंगी? वहां से एंट्री करेगी। कहाँ आएगी? वहां से एंट्री करेगी। कहाँ जाएंगी? तो हवा कहाँ आ चुकी है? ट्रकियोस में आ चुकी है ना? आ चुकी है ना? तो सिंपल सी बात है। मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अलग है ये। मेरी बात सुनना बराबर, यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। होता क्या है, सुन ले। हवा यहाँ पे आई, हवा में कौन? हवा में कौन? हाँ। और यहाँ पे लगे रहते हैं उन भाई साहब के सेल्स। इनके कॉकरोच के सेल्स। कॉकरोच के सेल्स। पता है सेल में से कौन रिलीज होता है? सेल में से कौन बाहर निकलता है? और ये CO2 सीधा कहाँ जाएगा? इस ट्यूब। कहाँ जाएगा? विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। यू नो लंग्स और खून जैसा है वो। तो सेल से कौन निकला? कहाँ गया? और वहां सीधा गायब। बराबर। एग्जिट होगा। और ये भाई साहब कौन है? ये यहां से आएंगे इधर और सीधा कहाँ जाएंगे? सेल में। यू नो द एक्सचेंज ऑफ गैस चल रहा है इधर। इसी का नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है? ये किसके बीच में चल रहा है? सेल और। हो गया खत्म। चलता है ऐसे। ब्लड की जरूरत है क्या वहां पे? कोई सर्कुलेशन हुआ? नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन आया? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता नहीं है। जो होता है वो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट होता है। लिख लो इसे बेटा। तो वहां होता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। मैंने वो 10 पेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें 2 थोरैक्स में गए और बाकी 8 एब्डोमेन में गए। तो मैंने वो 10 को डिस्ट्रीब्यूट किया है।